शहर की भागदौड़ से दूर, जहां सुबह का स्वागत अलार्म की चीख से नहीं बल्कि चिड़ियों की चहचहाहट और मंदिर की घंटियों से होता है, वहीं बसा है एक छोटा सा गांव, रामपुर। इस गांव के छोर पर एक ढहते हुए मकान में रहती है राधा। राधा, जिसके हौसले आसमान से ऊंचे हैं, लेकिन पैर आज भी उसी मिट्टी से जुड़े हैं जिसने उसे संघर्ष करना सिखाया। राधा सुबह 4 बजे उठती है। वो अपने फटे हुए जूतों को देखती है, मुस्कुराती है और झाड़ू उठाकर आंगन साफ करने लगती है। फिर वो चूल्हा जलाती है, जहाँ उसकी माँ सुमित्रा खांसते हुए उठती है। राधा बेटी, इतनी सुबह उठ गई? रात को देर तक तो तू लालटेन की रोशनी में पड़ रही थी। थोड़ा सो लेती, तेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। माँ, अगर मैं सोती रही तो मेरे सपने कैसे जागेंगे? और आपकी ये खांसी, जब तक मैं इसे ठीक नहीं कर देती, मुझे चैन की नींद कैसे आ सकती है? आप बैठो, मैंने बाबूजी के लिए काढ़ा भी बना दिया है। राधा का ध्यान चारपाई पर लेटे अपने पिता रामचरण पर जाता है। रामचरण की आंखें खुली हैं और उनकी आंखों में बेबसी के आंसू हैं। बेटी, मुझे माफ कर देना। जिस उम्र में तुझे सहेलियों के साथ हंसना खेलना चाहिए था, कॉलेज जाना चाहिए था, उस उम्र में तू इस पूरे पाप की लाठी बन गई है। मेरी ये टूटी टांग और ये बीमारी हमारे घर का अभिशाप बन गई है। बाबूजी, ऐसा कभी मत कहना। आप मेरी ताकत हो, कमजोरी नहीं। देखना, एक दिन इसी गांव में लोग कहेंगे कि रामचरण की बेटी ने उनका नाम रोशन कर दिया। मैं आज ही शहर जाकर उस नई नौकरी के इंटरव्यू के लिए बात करके आती हूँ। कहना आसान है, लेकिन एक गांव की लड़की के लिए घर की दहलीज लांघ कर बाहर निकलना आज भी इतना आसान नहीं है। जब राधा गांव के चौराहे से गुजरती तो लोगों की नजरें उसकी तारीफ में नहीं बल्कि उसके सलीके पर सवाल उठाने के लिए उठती थी। गांव के कुएं के पास कुछ औरतें कपड़े धो रही हैं और कुछ पुरुष ताश खेल रहे हैं। राधा को देखकर वे आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। देखो भाई, चली है शहर अफसर बनने। घर में खाने को दाने नहीं है, बाप खाट पर पड़ा है। और लड़की को देखो, पैर की जूती सिर पर बैठने चली है। शहर जाएगी तो लाज शर्म सब भूल जाएगी। अरे छोड़ो ना, लड़कियों को कितना भी पढ़ा लो, आखिर में झोंकना तो चूल्हा ही है। रामचरण बेकार में पैसे बर्बाद कर रहा है इस पर। नहीं राधा, तुम्हें रुकना नहीं है। इनके तानों का जवाब लड़कर नहीं, कुछ बन कर देना है। बाबूजी के इलाज के लिए और माँ के सम्मान के लिए मुझे मजबूत होना ही होगा। किस्मत भी कभी कभी इंसान की परीक्षा वहाँ लेती है जहाँ वो सबसे कमजोर होता है। राधा को शहर की बड़ी कंपनी ने ये कहकर मना कर दिया कि वो एक गांव की सरकारी स्कूल से पढ़ी लड़की है और उसकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, लेकिन असली तूफान तो घर पर उसका इंतजार कर रहा था। राधा जैसे ही घर के आंगन में कदम रखती है, वो देखती है कि मुखिया जी अपने 2 लठैतों के साथ उसके पिता के सामने खड़े हैं और चिल्ला रहे हैं। रामचरण हाथ जोड़कर जमीन पर बैठा है। रामचरण, बहुत दिन हो गए तेरी ये नौटंकी देखते हुए। 3 महीने से तूने ब्याज का 1 पैसा नहीं दिया है। अगर कल सुबह तक मुझे मेरे 50,000 रुपए नहीं मिले तो इस घर पर मेरा कब्जा होगा। अपनी इस टूटी खाट को लेकर गांव से बाहर निकल जाना। मुखिया जी, रहम करो। इस बरसात में हम अपने बीमार पति को लेकर कहाँ जाएंगे? हमारी बेटी नौकरी ढूंढ रही है। जैसे ही पैसे आएंगे हम पाई पाई चुका देंगे। नौकरी? इस गंवार लड़की को कौन नौकरी देगा? मेरी बात मानो, इस घर के कागजात मुझे सौंप दो, वरना कल तमाशा देखने के लिए तैयार रहना। राधा बीच में आती है और मुखिया जी के सामने तनकर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक शेरनी जैसी चमक है। मुखिया जी, तमाशा तो होगा लेकिन हमारा नहीं। कल शाम के 5 बजे तक आपके 50,000 रुपए आपके हाथ में होंगे। लेकिन अगर आपने दोबारा मेरे बाबूजी पर हाथ उठाया या मेरी माँ को रुलाया तो मैं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दूंगी कि आप कर्ज के नाम पर हमारा शोषण कर रही हैं। बड़ी जबान चलती है तेरी। ठीक है, कल शाम 5 बजे तक का वक्त देता हूँ। अगर पैसे नहीं मिले तो याद रखना। मुखिया जी बड़बड़ाते हुए चले जाते हैं। रामचरण रोने लगता है। जब रास्ते बंद हो जाते हैं तो अपनी राह खुद बनानी पड़ती है। राधा ने हार नहीं मानी। उसे याद आया कि कॉलेज के दिनों में उसने कपड़ों पर पारंपरिक कढ़ाई और डिजाइनिंग का एक छोटा सा कोर्स किया था। उसने तय किया कि वो पूरी रात जागकर गांव की महिलाओं के लिए ऐसे कपड़े और थैलियां सिलेगी
जिनकी मांग पास के शहर के बाजार में बहुत ज्यादा थी। बस थोड़ा सा और। सुबह होते ही मुझे इन्हें लेकर सीधे शहर के उस बड़े बुटीक में जाना है जिसकी मालकिन ने एक बार मेरे काम की तारीफ की थी। सुबह होते ही राधा अपनी साइकिल पर सारा सामान लादकर तेज रफ्तार से शहर की ओर भागती है। धूप तेज हो रही है, उसे पसीना आ रहा है, लेकिन उसके कदम नहीं रुकते। शहर का एक बड़ा आलीशान बुटीक। बुटीक की मालकिन राधा के बनाए कपड़ों और बैग्स को देखती है। वो उसकी फिनिशिंग और डिजाइन देखकर हैरान रह जाती है। राधा, ये काम तुमने अकेले किया है? सिर्फ एक रात में? ये अविश्वसनीय है। आज के समय में इस तरह की हाथ की कढ़ाई मिलना बहुत मुश्किल है। विदेशी ग्राहक इसके लिए तड़पते हैं। मैम, मेरे परिवार की इज्जत और मेरा घर दांव पर है। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। क्या आप इन्हें खरीदेंगी? खरीदूंगी? मैं तो तुम्हें अपने बुटीक का मुख्य डिजाइनर बनाना चाहती हूँ। ये लो तुम्हारे इस काम के 60,000 रुपए एडवांस और हर महीने तुम्हें 25,000 रुपए की सैलरी मिलेगी। तुम्हें कल से ही काम पर आना है। राधा के हाथों में नोटों की गड्डी है। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। वो भगवान को धन्यवाद देती है। शाम के ठीक 4:30 बजे हैं। मुखिया जी अपने आदमियों के साथ रामचरण के घर के बाहर खड़े हैं। गांव के लोग भी तमाशा देखने जुटे हैं। मुखिया जी घड़ी देखते हैं। समय खत्म हुआ रामचरण, निकालो अपना सामान। तुम्हारी बेटी का कहीं अता पता नहीं है, वो भाग गई शहर। तभी साइकिल की घंटी बजती है। राधा भीड़ को चीरते हुए अंदर आती है। वो सीधे मुखिया जी के सामने जाती है। ये लीजिए मुखिया जी, पूरे 50,000 रुपए और ऊपर के 10,000 रुपए आपके उस ब्याज के, जिसके लिए आपने मेरे बाबूजी को जलील किया था। गिन लीजिए, 1 रुपया भी कम हो तो बताना। और हाँ, आज के बाद इस घर की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। मुखिया जी का चेहरा उतर जाता है। वो बिना कुछ बोले पैसे लेकर वहां से खिसक जाते हैं। गांव के लोग जो सुबह ताने दे रहे थे, अब तालियां बजाने लगते हैं।